भाग गई। नॉर्मली मैं उन्हें ह्यूमिड ट्रॉपिक्स के हरे भरे जंगलों में ढूंढता रहता हूँ, लेकिन इस बार एक बिल्कुल ही अलग जोन में जा रहा हूँ। फिर भाग गई। ओह नो! मैं नॉर्दर्न एशिया में काफी अंदर तक ट्रैवल कर रहा हूँ और इस डेसोलेट प्लेस में सिर्फ टफ लोग ही सरवाइव कर सकते हैं। ये जंगल काफी अनप्लेजेंट है। मैं जिस प्री हिस्टोरिक प्रेडेटर को ढूंढ रहा हूँ, मिल गई मिल गई मिल गई। वो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज पर अटैक करने के लिए बदनाम है, चाहे ये अनजान फिशरमैन ही क्यों ना हो। रिवर मॉन्स्टर्स से जुड़ी स्टोरीज की वजह से बचपन से ही उनमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया था। इनमें वो जायंट्स भी थे जिनकी टेल में 25 सेंटीमीटर का खतरनाक डैगर था। ये ऐसे क्रीचर्स थे जो शौक देकर जान ले सकते थे। चलो पकड़ लो इसे, पकड़ लो। मैंने एक मॉन्स्टर के बारे में पढ़ा था, नाम है टाइमन। मैं इसे हमेशा से पकड़ना चाहता था, लेकिन साथ ही ये भी लगता था कि या तो वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं या वो इतने रेयर हैं कि अब उन्हें ढूंढना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन हाल ही में मुझे कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिली हैं जिन्हें सुनकर मैं इस लेजेंडरी प्रेडेटर को पकड़ने के बारे में सोचने लगा हूँ। बचपन में मैंने आइस में फंसे एक टाइमन के बारे में कहानी पढ़ी थी। ये फिश इतनी बड़ी थी कि भूखे लाइवस्टॉक हर्डर्स इस जिंदा फिश के टुकड़े काट के खाकर सर्दियों के दौरान अपना पेट भरते थे। लेकिन जब स्प्रिंग आई और बर्फ पिघली तो ये जायंट टाइमन जमीन पर आ गई और इन सब हर्डर्स को खा गई। पता नहीं ये कहानी कितनी सच है, लेकिन ये इस फिश के बारे में बहुत कुछ जरूर बताती है। इनकी लंबाई करीब 2 मीटर हो सकती है और इनके मुंह में सुई जैसे शार्प दांत होते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट से मुझे पता चला कि इनका अग्रेशन लेवल भी बहुत ज्यादा होता है। एक आदमी टाइमन को पकड़ने की कोशिश में था कि तभी उसे लाइन पर एक जोरदार शॉक लगा। काफी स्ट्रगल के बाद वो इस फिश को पानी से बाहर खींच पाया। इसी बीच फिश ने उसके हाथ पर काट लिया और खून बहने लगा। मैं सोच रहा हूं कि क्या ये इतनी एग्रेसिव हो सकती है कि जान ले ले। डायमंड फिश पहले मिलती थी साइबेरिया, चाइना और मंगोलिया में, लेकिन अब ज्यादातर जगहों पर ओवर फिशिंग की वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। मुझे जहां से ये रिपोर्ट्स मिली हैं, वो शायद उनकी आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो सकती है। ये है नॉर्दर्न मंगोलिया, जो दुनिया की सबसे रिमोट प्लेसेस में से एक है। मंगोलिया गेंगिस खान का इलाका है और चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है। गोल्डन होर्ड्स कहलाने वाली उसकी बेरहम आर्मीज एशिया और आधे यूरोप को टेरराइज करती रहती थी। अभी ये जगह हॉस्पिटेबल लग सकती है, लेकिन विंटर में यहाँ टेम्परेचर -40 डिग्री तक ड्रॉप हो सकता है और यहाँ सबसे टफ क्रीचर्स ही सरवाइव कर सकते हैं। गर्मियां खत्म हो रही हैं। मेरे पास सर्दियां शुरू होने से पहले फिश को ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम ही बचा है, क्योंकि उसके बाद कड़क विंटर की वजह से इस इलाके में आना मुश्किल होगा। कई दिन की जर्नी के बाद मैं एक छोटे से शहर पहुंचा हूं जिसका नाम है मोरॉन, और वेस्टर्नर्स शायद ही यहाँ आते होंगे। यहाँ से अब मैं डेसोलेट विल्डरनेस की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं इससे पहले कभी मंगोलिया नहीं आया, लेकिन जब भी मैं कहीं पहली बार जाता हूँ तो लोकल फिशरमैन की नॉलेज का फायदा उठाने की कोशिश करता हूँ। पहले भी इससे मुझे काफी फायदा हुआ है और मुझे इसके टेक्निक, बेट और लोकेशन के बारे में पॉइंटर्स मिले हैं, जिनसे मुझे उस मॉन्स्टर को पकड़ने में मदद मिली है। लेकिन मुझे मंगोलिया काफी यूनिक लग रहा है, क्योंकि यहाँ शायद कोई फिश या फिशिंग के बारे में ज्यादा जानता ही नहीं है। मैं बहुत हैरान हूँ, कोई जगह ऐसी कैसी हो सकती है जिसका कोई फिशिंग कल्चर ही ना हो। ये कह रहे हैं कि ट्रेडिशनली मंगोलियंस फिश नहीं खाते हैं। मंगोलिया में ज्यादातर लोग बुद्धिस्ट हैं। इन्होंने मुझे शहर के बाहर एक टेंपल में भेजा है, जहां शायद मुझे फिशिंग से जुड़े कुछ आंसर्स मिल सकें। हेलो।
यहाँ माना जाता है कि अगर आप फिश को मारेंगे तो आपके लिए बैड लक होगा। शायद यही वजह है कि मुझे यहाँ कोई भी फिशरमैन नहीं मिल रहा है और शायद इसीलिए मंगोलिया के रिवर्स माइटी टाइमन की आखिरी सेंचुरी है। मेरी मदद के लिए यहाँ कोई लोकल नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं फिशिंग जल्दी शुरू करने के लिए प्रेशर फील कर रहा हूँ। मुझे टेंपल के नजदीक एक जगह मिली है और मैं यहीं अपनी लाइन को पानी में डालूंगा। मैं जिस डायमंड को ढूंढ रहा हूँ वो डेंजरस प्रेडेटर्स होती हैं। मैंने सुना है कि वो अपने शिकार को जिंदा ही खाती हैं। लोकल रिपोर्ट्स के हिसाब से वो रिवर को क्रॉस करते प्रेरी डॉग्स को पकड़ लेती हैं। तो मैं पानी के सरफेस पर एक स्पिनर या एक फ्लाई से डिस्टरबेंस क्रिएट करके इनके प्रेडेटरी रिफ्लेक्स को एक्टिव करने की कोशिश करूंगा। जब आप किसी कम वेट की फिश को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कुछ यूज करते हैं तो बात नहीं बनती है। ऐसे में आपकी मदद करता है लाइन का वेट। आपको एक हैवी लाइन और एक फ्लेक्सिबल रॉड यूज करनी चाहिए और उसी की वजह से ये लाइट वेट वाली बड़ी सी फ्लाई पानी के ऊपर तैरती है। मैंने बहुत कम बार ही फ्लाई फिशिंग की है और मैं इस काम में एक्सपर्ट नहीं हूँ। फिश फंस गई, पर फिर भी रिजल्ट्स इंटरेस्टिंग रहे। अब ये बेयर फिश को लेकर भाग जाएगा। वो अब मेरे फ्लाई कास्टिंग के रिजल्ट्स अच्छे आने लगे हैं और जल्दी ही फिश फंस जाती है। ओह, कोई फिश हुक में फंसी है। ओह, here we go, here we go, here we go। ये डायमंड तो नहीं है लेकिन ये मेरी पहली मंगोलियन फिश है। ये है एक डेज। ये कार्प फैमिली की मेंबर है। ये बड़ी तो नहीं है पर कम से कम ये मुझे मिली तो सही। अब मुझे आगे बढ़कर टॉप तक पहुंचना होगा। अगले दिन मैं मिलता हूँ अपने गाइड चांगा से। ये उस एरिया को जानते हैं जहाँ उस आदमी को काटा गया था। Hi Jeremy, how you doing? I'm Janga. ये मुझे यहाँ से 160 किलोमीटर दूर उस जगह ले जाएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें 2 और लोगों को साथ ले लेना चाहिए। इनमें से सिर्फ चांगा ही इंग्लिश बोल सकता है। हम एक एक्स रशियन आर्मी 6 व्हीलर में जा रहे हैं। आगे जिस तरह का टेरेन है उसके लिए यही सबसे रिलायबल है। सारी सड़कें मुरौन में ही खत्म हो जाती हैं। अब हमें रशियन बॉर्डर तक ऑफ रोडिंग ही करनी पड़ेगी। ये एक ऐसी जगह है जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। इस वक्त गर्मियों का टाइम है, लेकिन इस लैंडस्केप की एक डार्क साइड भी है। 2010 के विंटर्स में जहां इतनी ठंड पड़ी कि लाखों याक, घोड़े और दूसरे लाइव स्टॉक मर गए, लेकिन जो चीज आपकी जान नहीं लेती वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाती है, और ये बात फिश पर भी अप्लाई करती है। चारों तरफ इस बात के साइंस हैं कि लाइफ ने किस तरह खुद को जैसे तैसे बचा रखा है। दूर से मुझे लग रहा था कि ये गाय होगी, लेकिन ये तो घोड़ा है। इस पर अब भी ब्राइडल मौजूद है और ये साइट वाकई डिस्टर्बिंग है, पर इससे पता चलता है कि ये लैंडस्केप कितना हार्श है। अगर आप यहाँ चारों तरफ मौजूद इस ग्रीन एरिया पर नजर डालें तो ये जगह अच्छी लगती है, लेकिन ध्यान से देखने पर ऐसे सीन्स नजर आने लगते हैं। लाशों से भरा ये लैंडस्केप मुझे अनईजी कर रहा है। मैं अपने 2 ट्रैवल कंपेनियंस के साथ बात नहीं कर पा रहा हूं, और तीसरा चांगा तो कुछ ज्यादा बोल ही नहीं रहा है।
10 घंटे की टायरिंग ड्राइव के बाद हम एक वैली में पहुंच गए जहां आज रात के लिए कैंप लगाया जाएगा। रास्ते में हमें पहली बार पानी नजर आया है। कैंप लगाने के बाद जांगा ने बड़े ही आराम से एक डरावनी बात कही। कुछ साल पहले मैं कुछ लोगों के साथ यहीं पर कैंपिंग कर रहा था और तभी हम पर गोली चलाई गई। हम यहीं थे कि तभी हमने गन शॉट की आवाज सुनी और बुलेट रॉक से टकराई। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा और जिस रॉक से बुलेट टकराई वो जंगा से दूर नहीं थी। हो सकता है कि एक वार्निंग शॉट हो, लेकिन ये इस बात का पता लगाने के लिए यहाँ रुकने वाले नहीं थे। तो हमने सब कुछ पैक किया और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल गए। लेकिन तुम पर शूटिंग की किसने? वो निंजास थे। निंजास गोल्ड ढूंढने आते हैं। ये उस गोल्ड रश का एक हिस्सा है जो मंगोलिया में मिली गोल्ड की भारी डिपॉजिट्स के बाद यहाँ आए हैं। इस कंट्री के कुछ हिस्से तो अब वाइल्ड वेस्ट जैसे हो गए हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पुलिस वगैरह नहीं होती। अच्छा, तो कोई भी जो चाहे वो कर सकता है। पर जांगा उसके बाद से यहाँ वापस कभी नहीं आया है और फिर भी वो और उसके फ्रेंड्स डायमंड को पकड़ने में मेरी मदद कर रहे हैं। लेकिन हमें उन गोल्ड डिगर से बचकर रहना होगा जो हमें अपना निशाना बना सकते हैं। हमारे पास सिर्फ इतना टाइम है कि हम सनसेट से पहले कैंप लगा लें। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि हम पर कोई गोली चला दे। लेकिन ये बात सुनने के बाद अब मेरी सोच इस लैंडस्केप के बारे में बदल गई है। ये एरिया बिल्कुल खुला है और चारों तरफ ऊंचे पीक्स हैं। जंगा ने यह भी बताया कि ऐसे और भी इंसिडेंट्स हुए हैं। उसने रात में भी गनफायर की आवाज अक्सर सुनी है और ये शायद कैटल चुराने वाले लोग होंगे। ये भी इस एरिया में एक्टिव है। तो मुझे लगता है कि यहाँ फिशिंग मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग होने वाली है। मैं इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था। इंडिया का वाइडेस्ट नेटवर्क, बिगेस्ट नेटवर्क, ये तो सब कहते हैं, राइट? लेकिन इससे हमारा क्या फायदा? मेरी लाइफ इजी कैसे होगी? We hear you. इसीलिए आपकी लाइफ आसान करने एयरटेल वो करता है जो किसी के लिए आसान नहीं। हम आपसे कुछ नहीं छुपाते, खबर अच्छी हो या बुरी, हाँ बुरी भी, हम साफ साफ बताते हैं ताकि आपकी लाइफ में रुकावट ना आए। चलो जी। इंडिया का बेस्ट नेटवर्क आप डिसाइड करना। हम रोज बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। मैं मंगोलिया में हूँ, रशियन बॉर्डर के पास, और मैं ह्यूमन साइज की एक फाइटिंग फिश डायमंड को ढूंढ रहा हूँ। मैं 160 किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रैवल करके नदी पर पहुंचा हूँ और मैंने सुना है कि यहाँ किसी फिश ने एक आदमी को बहुत बुरी तरह काट लिया था। डायमंड काफी टेरिटोरियल मानी जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये फिश अब भी इस नदी में जरूर होगी। इस लैंडस्केप की खूबसूरती और यहाँ के खतरों में बैलेंस बिठाना मुश्किल लगता है। यहाँ हार्श वेदर है और साथ ही इन हिल्स में गन लेकर घूमने वाले गोल्ड डिगर्स भी हैं। तो यहाँ फिशिंग का काम मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। मैं रात में ठीक से सो नहीं पाया, लेकिन अब मैं फिर से अपने काम पर फोकस कर रहा हूँ, यानी इस रिवर और अपने पहली डायमंड को पकड़ने पर। ये लैंडस्केप काफी अलग तरह का है। फिलहाल तो ये काफी प्रिस्टीन लग रहा है। लगता है यहाँ काफी एनिमल्स होंगे, लेकिन साल के ज्यादातर महीनों में यहाँ का हाल एकदम अलग होता है और इसीलिए यहाँ वाइल्ड लाइफ इतनी कम है। यहाँ साल के 6 महीने ये नदी जमी रहती है, तो इसके पानी में रहने वाले क्रीचर्स काफी टफ होंगे और जो कुछ भी मिलता होगा उसी से काम चलाते होंगे। रहने के लिए भी ये जगह काफी हार्ड है। किसी ट्रॉपिकल रिवर के मुकाबले इसमें खाना बहुत कम है। डायमंड अक्सर ऐसी जगह पर काफी लंबे टाइम तक रहती है। अगर ये जल्दी पकड़ में नहीं आती है तो इसका मतलब होगा कि या तो ये डर गई है
या फिर ये यहाँ है ही नहीं। अपने चांसेस को मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे कास्टिंग करते रहना और ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करते रहना होगा। तो अब हम एक राफ्ट में रिवर में आगे बढ़ेंगे। मुझे तो सिर्फ शॉर्ट्स पहनकर रिवर्स में कूदने की आदत है, लेकिन यहाँ पर तो पानी बहुत ही ठंडा है। मुझे अपने प्रोटेक्शन के लिए वेडर्स और थर्मल क्लोथिंग की जरूरत पड़ेगी। हम आउटसाइड वर्ल्ड से पूरी तरह कट ऑफ रहेंगे। अगर हमारे साथ कोई गड़बड़ हुई तो हेल्प पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं। जंगा के फ्रेंड्स टोल्का और बायरा रोज आगे जाकर कैंप लगाते हैं और मैं फिशिंग करता हूँ। मैं बार बार पानी में लाइन डालता रहता हूँ ताकि इस अग्रेसिव फिश को स्ट्राइक करने के लिए प्रोवोक कर सकूं। प्लान ये है कि हम डेलगल मोरॉन में इनएक्सेसिबल लैंडस्केप से होकर 100 किलोमीटर की जर्नी करें। उम्मीद है वहां तक ये आर्म्ड निंजास अभी तक नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन बार बार ऐसी अनईजी फीलिंग होती है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। नदी के एज पर किसी चीज की तरफ मेरी नजर जाती है। यहाँ हंड्रेड्स नहीं तो थाउजेंड्स 1 इंच लंबी फिशेस मौजूद हैं। ये बहुत छोटी लेनक और ग्रेलिंग फिशेस हैं। मेरे लिए इनका यहाँ होना बहुत बड़ी बात है। ये मेन रिवर में नहीं है, ये इस शैलो पॉकेट में है और गहरे पानी से काफी दूर है। इससे मुझे लग रहा है कि छोटी फिश के लिए मेन रिवर एक हेल्दी प्लेस नहीं है। वहाँ पर खतरनाक प्रेडेटर्स भी हैं, तो छोटी फिशेस के लिए यही सबसे सेफ जगह है। इंडिया का वाइडेस्ट नेटवर्क। बिगेस्ट नेटवर्क, ये तो सब कहते हैं राइट। लेकिन इससे हमारा क्या फायदा? मेरी लाइफ इजी कैसे होगी? वी हियर यू। इसीलिए आपकी लाइफ आसान करने एयरटेल वो करता है जो किसी के लिए आसान नहीं। हम आपसे कुछ नहीं छुपाते, खबर अच्छी हो या बुरी, हाँ बुरी भी, हम साफ साफ बताते हैं ताकि आपकी लाइफ में रुकावट ना आए। चलो जी। इंडिया का बेस्ट नेटवर्क आप डिसाइड करना। हम रोज बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। मैं मंगोलियन विल्डरनेस में एक जायंट डायमंड को ढूंढ रहा हूँ। इस फिश का रेप्यूटेशन अपनी टेरिटरी में किसी भी चीज पर अटैक करने के लिए काफी खराब है। कहते हैं कि ये रैपिड्स में घूमती रहती है और हो सकता है कि मेरे हुक में ऐसे ही फिश फंसी हो। या इट्स अ फिश। इसे खींच लेता हूँ। लेकिन मैं इस फिश को नहीं ढूंढ रहा हूँ। ये तो एक लेनक है। मैं यहाँ सॉफ्ट ग्रास पर आ जाता हूँ। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिश है। जब ये रिगल करती है तो इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वाह, ये थाईमन की ही रिलेटिव है। बेशक ये फिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थाईमन इन्हें भी खा जाती है। कोई बड़ी थाईमन इन्हें सिर की तरफ से ही स्वॉलो करती होगी। उप्स, यहाँ पानी काफी फास्ट है और मैंने इस रैपिड्स में इसे पकड़ा है। पानी के इतने फास्ट होते हुए भी ये फिश यहाँ रहती है। इस लेनक का वजन करीब 1.25 किलो होगा। फिर भी इसके साइज के हिसाब से इसमें काफी ताकत है। इस हार्श एनवायरनमेंट की बाकी चीजों की तरह ये भी काफी टफ है। इस रिवर पर मेरा पहला दिन अब खत्म होने वाला है और अंधेरा होने से पहले हमें अपने कैंप लौट जाना होगा। धीरे धीरे जांगा मेरे साथ और खुलता जा रहा है। मुझे लगता है कि वो इस फिश के बारे में कहीं ज्यादा जानता है, क्योंकि अब वो एक सरप्राइजिंग टैटू के बारे में बता रहा है। उस वक्त मैंने अपने हाथ पर इस फिश का टैटू बनवाया हुआ था। ये देखिए। इस थाईमन टैटू की कहानी एक वुल्फ को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि थाईमन ही मंगोलियन वाटर्स में एक अकेली शिकारी है और इसे कभी कभी रिवर वुल्फ भी कहा जाता है। इनके डिजाइन में एक ईगल भी है जो यहाँ का एक और टॉप प्रेडेटर है। जांगा को लगता है कि टाइमन एक ऐसा क्रीचर है जिससे डरना जरूरी है। मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या वो ऐसे किसी इंसान के बारे में जानते हैं जो इस फिश का शिकार बना हो, और वो उसी इंसिडेंट के बारे में बता देते हैं जिसे मैं इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ। वो एक बड़ी फिश थी। मेरे ख्याल से वो करीब 1.25 मीटर लंबी थी। उस फिशरमैन ने उसे पकड़ा हुआ था और तभी टाइमन ने उसके हाथ में काट लिया और बहुत खून बहने लगा। मैं ऐसी ही एक फिश को पकड़ने की कोशिश करने आया था। इस बात से जांगा की चिंता बढ़ गई। थाईमन बहुत ही अग्रेसिव फिश है। ये एक डरावनी फिश है।
और सच कहूं तो मुझे इससे बहुत डर लगता है। इससे मुझे आइडिया हो रहा है कि ये फिश कैसी होगी और मुझे किसके लिए तैयार रहना होगा। मैंने पहले ही आसपास के हिल्स पर नजर रखी हुई है, लेकिन साथ ही मुझे अपने नीचे की जमीन का भी ध्यान रखना होगा। ओह, ये तो पूरी तरह छुपा हुआ। हम इसे कैंप से दूर ले जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। सर्दियों के आने से पहले मेरे पास किसी थाइमन को पकड़ने के लिए बहुत ही कम टाइम है, तो मैं हर कहीं फिशिंग की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पानी इतना साफ है कि मुझे डायमंड की शिकार बनने वाली फिशेस दिख रही हैं। उम्मीद है कि कोई डायमंड पास में ही होगी। ओह, फिश फंस गई। लेकिन ये डायमंड नहीं है। लगता है मैंने डायमंड के अलावा इस नदी में रहने वाली हर फिश पकड़ी है। ये वाली फिश ग्रेलिंग है। ये पूरे एशिया और यूरोप में मिलती है और इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसकी खास पहचान होती है सेल जैसी डोर्सल फिन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है। इसके फ्लैंक्स पर लाइंस हैं। ये ट्राउट की रिलेटिव है। यहाँ इसका एक छोटा सा एडिपोस फिन भी है। इसे पकड़कर मजा आ गया। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। पर मुझे लगता है कि इस नदी में ग्रिलिंग का सबसे बड़ा रोल ये है कि ये डायमंड का फूड बनती है। मैं जिस फिश को देख पा रहा हूँ उसे पकड़ना मेरे लिए काफी अनयूजुअल है। नॉर्मली मैं जिन नदियों में फिशिंग करता हूँ उनका पानी काफी मर्की होता है, जबकि इस नदी का पानी एकदम साफ है और पानी कम होने की वजह से और भी साफ होता जा रहा है। हम और कुछ दिन तक नदी के नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमारा लक साथ नहीं देता। अब मुझे लगने लगा है कि मैंने बचपन में एक मॉन्स्टर डायमंड को पकड़ने का सपना जो देखा था वो बस सपना ही रह जाएगा। मेरा फ्रस्ट्रेशन देखने के बाद जंगा मुझसे एक ऐसे पर्सन से मिलवाने की अरेंजमेंट्स करता है जो शायद कुछ मदद कर पाए। मुझसे एक ट्रेडिशनल मंगोलियन टेंट में जाने को कहा गया जिसे कहा जाता है गर। मुझे लगता है कि उसमें जो कोई भी होगा वो डायमंड को ढूंढने में मेरी हेल्प करेगा। मुझे लगा था कि वहां गन वाला कोई गोल्ड डिगर होगा, लेकिन वहां थी एक शेमन। मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया कि ये तो उन विच डॉक्टर्स जैसी बिल्कुल नहीं है जिनसे मैं अफ्रीका के कॉन्गो और ओकावांगो में मिला था। इंडिया का वाइडेस्ट नेटवर्क। बिगेस्ट नेटवर्क, ये तो सब कहते हैं, राइट? लेकिन इससे हमारा क्या फायदा? मेरी लाइफ इजी कैसे होगी? वी हियर यू। इसीलिए आपकी लाइफ आसान करने एयरटेल वो करता है जो किसी के लिए आसान नहीं। हम आपसे कुछ नहीं छुपाते, खबर अच्छी हो या बुरी, हाँ बुरी भी, हम साफ साफ बताते हैं ताकि आपकी लाइफ में रुकावट ना आए। चलो जी। इंडिया का बेस्ट नेटवर्क आप डिसाइड करना। हम रोज बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। मैं मंगोलिया के काफी अंदर के इलाके में हूँ और एक मशहूर फिश डायमंड को ढूंढ रहा हूँ। बचपन में मैं इसे एक रिवर मॉन्स्टर के जैसे देखा करता था। यहाँ मेरा टाइम तेजी से बीत रहा है, लेकिन लगता है कि शायद अब मुझे कोई ऐसा मिला है जो इस रेयर फिश को पकड़ने में मेरी मदद कर सकता है। मेरा अंदाजा था कि वहां गन वाला कोई गोल्ड डिगर होगा, लेकिन ये थी एक शेमन। मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया कि ये तो उन विच डॉक्टर्स जैसी बिल्कुल नहीं है जिनसे मैं अफ्रीका के कॉन्गो और ओकावांगो में मिला था। ये हमेशा गांव के सबसे एल्डर लोग होते हैं, लेकिन मंगोलिया में मेन और विमेन दोनों ही शेमन हो सकते हैं। मंगोलिया के ज्यादातर लोग बुद्धिस्ट हैं, लेकिन इनमें से कई एक पुराने और मिस्टिक रिलीजन को भी फॉलो करते हैं। ये एक पेगन बिलीफ सिस्टम है जिसकी रूट्स गेंगिस खान के एरा से भी पहले से चलती आ रही है।
ये मुझे बता रहे हैं कि हर चीज की एक स्पिरिट होती है, उन चीजों की भी जिन्हें हम जिंदा नहीं मानते, जैसे पहाड़, आसमान, पानी, पेड़। स्पिरिट्स हमारे चारों तरफ हैं। हर चीज की एक स्पिरिट होती है। वाटर स्पिरिट ओनर होती है फिश की। ये ऐसी है जैसे ये फिश स्पिरिट की चिल्ड्रन हो। शेमन मुझे बता रही हैं कि ये स्पिरिट हर कहीं मौजूद होती है और इनमें पावर्स होती हैं, जिसकी वजह से मैं किसी थाईमन को नहीं पकड़ पा रहा हूं। मैं सोच रहा था कि शायद निंजाज मुझ पर नजर रखे हुए थे, लेकिन अब मुझे इस बात पर इतना भरोसा नहीं है। ये मेरे सामने स्पिरिट वर्ल्ड को कांटेक्ट करने का ऑफर रख रही हैं। इससे मुझे कुछ गाइडेंस मिलेगी कि मैं क्या करूं। सनसेट के बाद स्पिरिट को बुलाने की सेरेमनी शुरू होती है। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी और फिशिंग में काफी बातें कॉमन है। पानी में लाइन डालने का मतलब कोई सवाल पूछना या कोई प्रेयर करने जैसा ही है। दोनों ही फेथ पर टिके हैं, जिस फेथ के जरिए कोई जवाब मिल सकता है, या मेरे केस में कोई फिश। मंगोलिया में शेमन यूं ही नहीं बन जाता। कोई स्पिरिट बचपन में ही आपको पिक कर लेती है, लेकिन लाइफ में काफी आगे जाकर आपको ये बात पता चलती है। ये एक ड्रम को बजाकर स्टार्ट करती हैं ताकि ये एक ट्रांस लाइक स्टेट में एंटर हो सकें। मैं घर में जिस सॉफ्ट स्पोकन पर्सन से मिला था, वो मेरी आंखों के सामने ही अजीब सी आवाज वाले ऑरेकल में बदल गया। इस वुमन पर वाकई एक स्पिरिट ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने मेरे पाम्स को देखा। वैसे मंगोलिया में फिशिंग को बुरा समझा जाता है और इससे स्पिरिट खुश नहीं होती, लेकिन मुझ में मौजूद अच्छाई की वजह से ये स्पिरिट मुझे फिश पकड़ने में सक्सेसफुल बनाएगी। पर इसके लिए मुझे सिर्फ इस नदी में ही नहीं, दूसरी नदियों में भी फिशिंग करने से पहले स्पिरिट्स के लिए किसी न किसी तरह की ऑफरिंग चढ़ानी होगी। मैंने प्रॉमिस किया कि अगर मैंने कोई डेमन पकड़ी तो मैं उसे बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ दूंगा। मैंने इस फिश को पकड़ने के लिए हजारों किलोमीटर ट्रैवल किया है, लेकिन मैं इसे अभी तक नहीं पकड़ पाया हूं। तो मैं हर पॉसिबल हेल्प लेने की कोशिश करूंगा। दोबारा आगे बढ़ने से पहले मैंने वही किया जो शेमन ने कहा था। मैं नदी पर गया और स्पिरिट्स को याक के दूध की ऑफरिंग चढ़ाई। हम नदी के नीचे की तरफ बढ़ते गए, जो बड़े बड़े जंगलों और ग्रेनाइट क्लिफ्स के बीच से होकर बह रही थी। मेरी फ्लाई फिशिंग अब पहले से बेटर हो रही है, क्योंकि मुझे थाईमन की पेट बनने वाली ज्यादा फिश मिलने लगी हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इतनी छोटी है लेकिन स्ट्रॉन्ग बहुत है। शेमन से मिलने के बाद लगता है मेरा लक बेटर हो गया है। मेरे पास टाइम अब बहुत कम है, लेकिन अभी तक मुझे कोई थाईमन नहीं मिली है। किसी फिशरमैन की किस्मत पलक झपकते ही बदल सकती है। हो सकता है आपको कई कई दिन तक कुछ ना मिले और फिर अचानक एक सेकंड में ही आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन गायब हो सकती है। मुझे पानी में अपने लोअर की तरफ बढ़ती एक बड़ी सी शेप नजर आती है। तो कहीं यही तो मेरी पहली डेमन नहीं? इंडिया का वाइडेस्ट नेटवर्क। बिगेस्ट नेटवर्क, ये तो सब कहते हैं, राइट? लेकिन इससे हमारा क्या फायदा? मेरी लाइफ इजी कैसे होगी? वी हियर यू। इसीलिए आपकी लाइफ आसान करने एयरटेल वो करता है जो किसी के लिए आसान नहीं। हम आपसे कुछ नहीं छुपाते, खबर अच्छी हो या बुरी, हाँ बुरी भी, हम साफ साफ बताते हैं ताकि आपकी लाइफ में रुकावट ना आए।
चलो जी। इंडिया का बेस्ट नेटवर्क आप डिसाइड करना, हम रोज बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। मैं मंगोलियन विल्डरनेस में एक रिमोट रिवर का एक लंबा सफर तय कर चुका हूँ और अब मेरे पास एल्यूसिव थाइमन को पकड़ने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। एक फिश फंसी है। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ की नदियों में हर तरह की फिश पकड़ी होगी। It's so strong, it's so strong. बस वो नहीं मिली जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। That's a fish. That's a fish. मुझे इस फिश की चमक से लगा कि एक थाइमन होगी। मुझे यकीन है कि वो फिश हुक में फंस गई है जिसका मैं सपना देखता आया हूँ। मैंने जैसे ही बेट डाला उसने फौरन पकड़ लिया और उसका साइज भी अच्छा है। अब हमें बोट को इस रॉक से थोड़ा दूर रखना होगा। ये पीछे की तरफ आ रही है। ओ, ये क्या हो रहा है? ये हुक से निकल गई। मैं इसे सांप से दूर रखना चाह रहा था लेकिन वो हुक से निकल गई। शेमन ने कहा था कि मुझे एक थाइमन मिल जाएगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन मैं 6400 किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ। मैंने कई दिन फिशिंग की है और अब मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि क्या मुझे ये फिश मिल पाएगी कि नहीं। जंगा मुझे बताते हैं कि नदी में और नीचे एक ऐसी जगह है जहाँ काफी रैपिड्स हैं। मैंने इमीडिएटली यहाँ फिशिंग शुरू कर दी। गिव अप करना बहुत इजी है लेकिन मैं एक बार फिर अपने इंट्यूशन पर भरोसा कर रहा हूँ। हो सकता है यहीं पर कोई टेमन हो। तभी मुझे पानी में एक बड़ी सी टेमन नजर आती है और मेरे होप्स बढ़ने लगते हैं। टेमन काफी टेरिटोरियल फिश होती है और अगर उन्हें इस जगह अक्सर देखा जाता है तो वो अभी यहीं होंगे। तो अगर लक ने साथ दिया तो हो सकता है कुछ देर में ये उसके मुंह में हो। टेमन मंगोलिया की आइस रिवर्स की अनडिस्प्यूटेड मास्टर्स हैं। क्या मेरा ल्यूर इसकी फेमस प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट को जगा पाएगा? या एक फिश मिली है। मेरे लहर में कुछ फंसा है और लाइन को जोरों से खींच रहा है। एक बार फिर मुझे फिश का लाल रंग नजर आया है। ये भी थाइमन ही है। ओह, ये फिश तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और अभी मेरे हुक से जो फिश निकली थी ये उसके मुकाबले कहीं बड़ी लग रही है। ये फिश इस हेवी वाटर में है और ये हेवी वाटर स्ट्रीम में ऊपर की तरफ बह रहा है जिससे प्रेशर बना हुआ है। ये रही। ये पत्थरों के बीच में है। अगर मेरी लाइन किसी पत्थर में फंस गई तो कट जाएगी। अब पकड़ सकते हैं। थाइमन को सिक्योर करने के लिए जंगा उसकी पूंछ पकड़ लेता है। बहुत बढ़िया। हम दोनों ही जानते हैं कि ये अपने दांतों से काफी चोट पहुंचा सकती है। अगर आप किसी बड़ी साइज की फिश को पकड़ लेते हैं तो फिर आप अपना सारा फ्रस्ट्रेशन भूल जाते हैं। ये मेरी पहली थाइमन है। यहाँ एक बड़ा रैपिड था और ये उसी के किनारे पर थी। ये फिश लगातार नीचे की तरफ बाउंस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये रबर की बनी हो। जैसे इसने लोअर को पकड़ा, हुक नीचे गया। और जरा देखिए इसे। That's a lovely fish. That's a lovely fish. वाह। तो ये है मेरी पहली टेमन और इसमें अभी काफी जान है। देखिए ये कैसे उछल रही है। इन रैपिड में इस तेज स्पीड वाले पानी में सरवाइव करना इजी नहीं है लेकिन फिर भी ये इस पानी में जिंदा रहती है। हमें ये यहाँ इस रैपिड के किनारे मिली है और ये फिश सच में वैसी ही है जैसी इसकी रेप्यूटेशन है। इसके मुंह में सुई जैसे बहुत तेज दांत हैं। इनका एंगल बिल्कुल शार्क जैसा ही है तो ये जिस भी चीज को पकड़ देंगी वो छूट नहीं सकती। ये फिश शिकार नहीं करती और साथ ही ये बहुत ब्यूटीफुल भी है। इसके ऊपर बहुत अच्छे मार्क्स हैं लेकिन ये स्पॉट्स इसके लिए इस रॉकी रिवर में कैमोफ्लेज का काम भी करते हैं। ये बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाती है। ये खूबी इसे एक स्टेल्थ प्रेडेटर बनाती है। शेमन ने मुझे वार्न किया था कि मैं किसी टेमन को ना तो मारूं और ना नुकसान पहुंचाऊं। मैं इसे फौरन छोड़ रहा हूं ताकि इससे भी बड़ी टेमन को पकड़ने के अपने चांसेस को लूज न कर दूं। ओह
अब ये शायद जाना चाहती है और ये श्यू करके निकल गई। मैं अपनी फिशिंग को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, लेकिन रात होने वाली है और हमें अपने कैंप में लौटना होगा। अपनी पहली थाईमन को पकड़ने के बाद हम में एक नया कॉन्फिडेंस आ गया है और हम रात में काफी देर तक एक दूसरे से स्टोरी शेयर करते रहे। बाकी लोग तो कैंप में बैठे हैं, लेकिन मैं रात को खुद को फिशिंग करने से रोक नहीं पा रहा, तो मैं कैंप के बाहर चला जाता हूं। मैं जो लेयर यूज कर रहा हूं, वो सरफेस पर खींचने पर पानी को चॉप करता है, जैसे कोई एनिमल स्ट्रगल कर रहा हो, और इसी आवाज की तरफ फिश का ध्यान जा सकता है। डेमन ना डर जाए, इसीलिए मैं लाइट ऑफ कर देता हूं। और करीब फौरन ही कोई फिश मेरे हुक में फंसती है। लगता है कोई फिश है। जंगा इन आवाजों को सुनकर मेरी हेल्प के लिए आ जाता है। या ओके, आराम से तुम इसे, मैं रॉड को यहाँ रख देता हूँ। जरूर मैंने अपनी नींद गंवाई, लेकिन मुझे काफी बड़े साइज की एक फिश मिली। मैंने इसे अपने नॉइजी बज बेट से पकड़ा है। मेरे लोअर से काफी शोर हो रहा था। इसने 3 बार पकड़ने की कोशिश की और हर बार मिस कर गई। आखिरी बार में मैंने इसे धीरे धीरे बाहर खींचा। आप इस फिश की आंखें देखिए, काफी बड़ी हैं। ये देखकर शिकार करती है और अभी भी इसने पानी के सरफेस पर बेट देखा होगा, तो इसे एक शेप नजर आई होगी, डिस्टर्बेंस फील हुई होगी। उप्स, वेरी ड्रामेटिक। रात में नजर भी नहीं आता कि क्या कुछ हो रहा है। बस यही आइडिया होता है कि आपके हुक में एक एथलेटिक फिश फंसी है। इसे पानी में छोड़ दें? हाँ। इस फिश का साइज भी वो नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन नदी के इस हिस्से में डेमन जरूर है। सुबह होने वाली है, तो मैं कुछ घंटे की नींद लेने का फैसला करता हूँ। अगली सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ ताकि कैंप के नजदीक रैपिड्स में एक आखिरी कोशिश कर सकूं। इस बार मैं ट्राई करने जा रहा हूँ हेवी ड्यूटी फ्लाई फिशिंग। शायद इससे मुझे मेरी वो बड़ी फिश मिल जाए। इस बात का पूरा होप है कि डेमन इन बड़ी रॉक्स के पीछे मौजूद रैपिड्स में होंगी, तो मैं यहीं अपनी लाइन डाल रहा हूं। लेकिन यह बहुत स्ट्रॉन्ग करंट है जो मेरी फ्लाई से टकरा रहा है, तो ये पता लगाना मुश्किल है कि फिश कब कांटे में फंसेगी। इस सब से प्रेशर बढ़ता जा रहा है क्योंकि यहाँ ये मेरा लास्ट चांस हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गलतियां करने लगा हूँ। It's a fish! लेकिन ये हुक से निकल गई। मैंने अभी एक फिश को अपने फ्लाई की तरफ आते देखा, वो वहां रैपिड के पास थी, लेकिन शायद हुक उसके मुंह से निकल गया। मुझे शायद लाइन थोड़ी और छोड़नी चाहिए थी, लेकिन जल्दी फैसला लेना मुश्किल होता है। आप जैसे ही फिश को देखते हैं, आप हुक को खींचने लगते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि फिश मुझे दोबारा नजर आएगी। डेमन की पावर फील करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी बड़ी फिश मुझे पानी में गिरा भी सकती है, तो मुझे संभल कर रहना होगा। अचानक मैं पानी की तरफ खींचने लगता हूँ। लगता है लाइन में कोई बड़ी फिश फंसी है। Yes, that's a fish. इंडिया का वाइडेस्ट नेटवर्क, बिगेस्ट नेटवर्क, ये तो सब कहते हैं, राइट? लेकिन इससे हमारा क्या फायदा? मेरी लाइफ इजी कैसे होगी? We hear you. इसीलिए आपकी लाइफ आसान करने एयरटेल वो करता है जो किसी के लिए आसान नहीं। हम आपसे कुछ नहीं छुपाते,
खबर अच्छी हो या बुरी, हाँ बुरी भी, हम साफ साफ बताते हैं ताकि आपकी लाइफ में रुकावट ना आए। चलो जी। इंडिया का बेस्ट नेटवर्क आप डिसाइड करें। हम रोज बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। मैं मंगोलियन विल्डरनेस में हूँ और टेमन को ढूंढ रहा हूँ जो बहुत कम दिखती है। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, पर मैं जानता हूँ कि ऐसी कोई रेयर टेरिटोरियल मॉन्स्टर यहीं जरूर सामने होगी। यस 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 यस, दैट्स अ फिश, दैट्स अ फिश। लेकिन लाइन पत्थरों पर रगड़नी नहीं चाहिए वरना टूट जाएगी। ऑलराइट, अब मुझे दिख रही है, इसकी रेड टेल नजर आ रही है। अब मैं जल्दबाजी नहीं करने वाला। बिग रेड टेल, ये काफी बड़ी फिश है। मुझे ये फिश पानी के फ्लो में बहती नजर आ रही है। ये जितनी बड़ी होती हैं, उतनी ही जोर से फाइट करती हैं और ये मुझसे बचने के लिए अपनी पूरी ताकत से फाइट कर रही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा दिमाग मुझसे कह रहा है कि मैं लाइन पर लगातार टेंशन बनाए रखूं, वरना ये फिश निकल जाएगी। ओके, अब ये घूम रही है, घूम रही है। इस थाइमन को पानी से बाहर लाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी और हमारी पहली कोशिश फेल हो जाती है। अब ये काम मुश्किल है क्योंकि लाइन फिश की बॉडी पर लिपट गई है। अब फिश पर मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं फिश को स्ट्रॉन्ग करंट से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। जांगा को नदी के बीच में जाना पड़ेगा ताकि वो थाइमन को पकड़ सके और उम्मीद है कि वो खुद को सेफ रख पाएंगे। एक अमेजिंग बैटल और बचपन से शुरू हुए मेरे सपने का लंबा सफर फाइनली खत्म हो रहा है। मेरे हुक में एक टेमन फंस गई है। What an amazing fish. What a fish, what a fish. Amazing fish. ये बहुत ही रेयर है। मैं लकी हूँ कि इतनी बड़ी टेमन देख पाया। ओह, जरा इस फिश के सिर का साइज तो देखो। वाह, और जरा इसका मुंह देखो। इसके मसल्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं। इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि ये इस फास्ट पानी में शिकार करने के लिए कितने अच्छे ढंग से अडैप्ट हुई है। इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, लेकिन इसका बड़ा सा मुंह और इसके दांत एंगल्ड हैं। ये फ्लैट नजर आते हैं, इसी वजह से ये फौरन दिखाई नहीं पड़ते। और इसकी तो जीभ पर भी दांत हैं। अगर ये इन दांतों को मेरे हाथ में गाड़ दे तो काफी डैमेज हो सकता है। मुझे अभी इसमें काफी जान फील हो रही है। अब इसे नदी में छोड़ देते हैं। ये फिश अपनी फ्लेक्स कर रही है, जो कि अच्छी बात है। ये जाने के लिए एकदम तैयार है और मैंने इसे इसके पेक्टोरल फिन से उठा रखा है। लेकिन जैक ने अभी भी इसकी टेल पकड़ी हुई है। मुझे लगता है जैसे ही हम इसकी टेल को छोड़ेंगे ये खुद को सपोर्ट कर लेगी। शायद ये 1-2 सेकंड जरा सोचे, लेकिन फिर ये इस तेज पानी में तैर जाएंगी। मैं सोच रहा था कि शायद ही मैं कभी कोई थाइमन पकड़ पाऊं, लेकिन लक ने मेरा साथ दिया और मैंने एक ही जगह 2 टेमन पकड़ी। मेरे लिए ये एक इंडिकेटर भी है। यहाँ एक टॉप प्रेडेटर का होना ये दिखाता है कि ये नदी अब भी जिंदा है। फिलहाल तो ये रिवर हेल्दी है और देखा जाए तो ये एक अमेजिंग साइट है।